जन 24 न्यूज टाइम चैनल की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मेधावी छात्र छात्राओं से जुड़ी बड़ी खबर देखिए अफसर अली के साथ। जनपद जौनपुर मड़ियाहू तहसील के लालजी रामजी महाविद्यालय बिलवा में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित करने के लिए एक कार्यक्रम का किया गया आयोजन। इस कार्यक्रम में मछलीशहर विधानसभा की वर्तमान विधायिका डॉक्टर रागिनी सोनकर व अजगरा विधानसभा वाराणसी के पूर्व विधायक कैलाश नाथ सोनकर रहे उपस्थित। आपको बताते चले मेधावी छात्र छात्राओं को डॉक्टर रागिनी सोनकर व पूर्व विधायक कैलाश नाथ सोनकर व अन्य गणमान्य के हाथों छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया गया। वहीं डॉक्टर रागिनी सोनकर ने छात्र छात्राओं को आगे की रणनीति के लिए छात्र छात्राओं को दिया सुझाव। इस कार्यक्रम में उपस्थित होने वाले छात्र छात्राओं ने अपने लोकप्रिय मछलीशहर के विधायिका डॉक्टर रागिनी सोनकर के अपने बीच पाकर काफी खुश नजर आए। वहीं सभी बच्चों ने उनके साथ फोटो खिंचवाई व वीडियो बनाए और सेल्फी ली। इस अवसर पर समाजवादी पार्टी के नेतागण व कार्यकर्ता भारी संख्या में विद्यालय में रहे उपस्थित। मेधावी छात्र ने मछलीशहर विधानसभा की वर्तमान विधायक डॉक्टर रागिनी सोनकर से किया सवाल कि आप डॉक्टर होकर क्यों राजनीति के क्षेत्र में रखा कदम। उस पर डॉक्टर रागिनी सोनकर ने दिया जवाब। क्यों आई राजनीति में, उनका राजनीतिक में आने का क्या मकसद है, देखिए जन 24 न्यूज टाइम पर ग्राउंड जीरो से ये खास रिपोर्ट। दिल्ली के एम्स की डॉक्टर रागिनी सोनकर क्यों राजनीति के क्षेत्र में रखा कदम है, देखिए पूरा वीडियो विस्तार से। इस कार्यक्रम के खत्म होने के बाद मछलीशहर विधानसभा की जनता अपनी समस्याओं को लेकर डॉक्टर रागिनी सोनकर से मिलकर बताई समस्या। उन्होंने उनकी समस्याओं को सुनकर आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द आपकी समस्याओं का किया जाएगा समाधान। इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। नए आने वाले व्यूअर जन 24 न्यूज टाइम चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को जरूर क्लिक करें ताकि ऐसे ही जानकारी वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इस वीडियो में आगे रागिनी सोनकर की देखिए पूरी बाइट के साथ क्या है पूरा मामला विस्तार से। लेकिन एक एडवर्टाइजमेंट के बाद, जो कि हमारे जन 24 न्यूज टाइम चैनल का एडवर्टाइजमेंट है, देखिए पूरी वीडियो विस्तार से। मैं डॉक्टर रागिनी यहाँ आप लोगों के बीच में आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद से हूँ। मैं सर्वप्रथम मेरी पार्टी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को शत नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। वो ऑस्ट्रेलिया के कॉलेज से उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की है और उसके बाद उन्होंने यहाँ पे हमारे उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते हमारी पार्टी की बागडोर को संभाला है। और मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने शिक्षा में आगे बढ़े हैं और उनकी चाह भी है कि शिक्षा के माध्यम से पॉलिटिक्स को सुधारा जाए, और उन्होंने उन लोगों को अवसर दिया है जिसकी बदौलत आज हम सदन में बैठ करके अपनी बातों को रख पा रहे हैं, अपनी विधानसभा के बारे में बोल पा रहे हैं। इसके लिए मैं फिर से उनको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। यहाँ पे उपस्थित आदरणीय राजदीप पाल बाबू जी को मैं प्रणाम करती हूँ, लोरिक बाबू जी को मैं प्रणाम करती हूँ, अभिमन्यु प्रमुख जी को मैं धन्यवाद करती हूँ यहाँ पे उपस्थिति के लिए। और हमारी समाजवादी पार्टी की जो रीढ़ है, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, 10 दिन के चुनाव को मैं जीत करके आज यहाँ विधायक बन के हूँ, यहाँ पे उपस्थित मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ये कार्यक्रम जो रखा गया है प्रोत्साहन का और आप लोगों का उत्साह वर्धन करने के लिए, उसके पीछे थोड़ा सा मेरा एक पर्सनल कह सकती हूँ कि मैं थोड़ी सी सेल्फिश हुई हूँ, क्योंकि आप ही सब हैं जो आगे जा कर के इस विधानसभा का नाम रोशन करने वाले हैं, इस उत्तर प्रदेश का नाम रोशन करने वाले हैं और इस देश का नाम रोशन करने वाले हैं। मैंने जैसे कि सदन में भी कहा था कि जो हमारे ग्रामीण
के बच्चे हैं, उन्हें शहरी बच्चों के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो नहीं मिल पाती हैं। चाहे वो बिजली हो जो कि वहाँ ज़्यादा आती है, यहाँ कम आती है। क्योंकि मुझे फ़ोन आता था, दीदी लाइट चली गई है, मेरा एग्ज़ाम है 2 तारीख से, मैं क्या करूँ। उसके बावजूद इतने सारे बच्चे हैं जिन्होंने 80% से ऊपर मार्क्स लाए हैं। उसके लिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं। ये कार्यक्रम करने का एकमात्र उद्देश्य ये है कि आप लोगों को बताना कि आप लोग किसी से भी कम नहीं हैं। आज अगर यहाँ तक पहुंचे हैं तो इससे भी बहुत आगे ऊंचाइयों पे जाएंगे। दूसरी चीज मैं ये बताना चाहती हूँ कि पढ़ाई एक ऐसी चीज है जिसमें कोई शॉर्टकट नहीं होता है। जैसे रास्ते में चल रहे हो तो सोचते हैं अच्छा कहीं से शॉर्टकट मिल जाए और पहुंच जाए, लेकिन पढ़ाई एक ऐसी चीज है जिसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको पढ़ना है। और दूसरी चीज है, ये पढ़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाती है। आप जो भी पढ़ेंगे वो कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से आपको कहीं ना कहीं से वो काम आएगी। और आप लोग जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, जिस तरीके से आप लोगों ने स्कोर किया है, वो वाकई काबिले तारीफ है। और इसीलिए यहाँ पे हमारी पार्टी के सभी लोग उपस्थित हैं आपको प्रोत्साहित करने के लिए और आपका उत्साह वर्धन करने के लिए। आप लोगों की तरह मैंने भी तैयारी की थी। मेरे भी 12th में जब मार्क्स आए थे 84 अराउंड मार्क्स थे मेरे, और फिर मैं दिल्ली गई थी तैयारी के लिए। जब दिल्ली गई तो पहली बार घर से बाहर निकली थी। अब वहाँ के खान पीन में या कुछ ऐसा रहा होगा कि अचानक से जॉन्डिस हो गया। जॉन्डिस मतलब हिंदी में कहते हैं पीलिया। अब धीरे धीरे बॉडी आप पीली पड़ने लगी, पर समझ नहीं आ रहा था क्या हुआ है, क्योंकि इससे पहले कभी किसी को देखा नहीं था। और एक मन में डर भी लग रहा था, पहली बार बाहर आई हूँ पढ़ने और मुझे बनना है डॉक्टर। अगर मैं बीमार हो गई और घर चली गई तो डॉक्टर कैसे बनूंगी। उस समय जिस तरीके से यहाँ पे सभी लोगों ने बताया कि माता पिता का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। मेरे पिताजी को पता चला कि मेरी तबीयत खराब है, वो तुरंत दिल्ली पहुंचे, वहां से लेकर के मुझे वापस घर आए और मैं बड़ा रो रही थी। मैंने कहा आप मुझे वापस क्यों लेके आ गए, मुझे डॉक्टर बनना है, मैं कैसे पढ़ाई करूंगी। उन्होंने कहा तुम पहले ठीक हो जाओ उसके बाद बात करेंगे। मैं ठीक हो गई, लेकिन मुझे ठीक होने में काफ़ी समय लग गया। मेरा पीलिया का जो परसेंटेज था बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। मैं जब ठीक हो गई तो मैं बड़ा रोती थी मम्मी पापा दोनों से कि मैं तो अब डॉक्टर नहीं बन पाऊंगी। उस समय मेरे पिताजी ने कुछ ऐसे शब्द बोले कि वो मुझे आज जब भी मैं कोई लक्ष्य साधती हूँ तो मुझे वो बात हमेशा याद रहती है। उन्होंने ये कहा कि अगर मैंने जीवन में कभी भी किसी का भी बुरा किया होगा तो मेरी बेटी आगे नहीं बढ़ पाएगी, और अगर मैंने अच्छा किया होगा तो तुम जो चाहोगी वो करोगी। उन्होंने ये कहा कि जब तक हम स्वयं रहते हैं हमेशा अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन जब हम एक माता और पिता बन जाते हैं तो हमारे लिए प्राथमिकता हमारा बच्चा होता है। उसकी खुशी हमारी प्राथमिकता होती है, उसकी तरक्की हमारी प्राथमिकता होती है। और अगर किसी माँ बाप ने अच्छा किया होता है तो उसका बच्चा अवश्य ही आगे बढ़ता है। समय बड़ा कम था, 4 महीने का समय था, लेकिन मुझे बार बार यही लगता था एक ईश्वर है, वो ये देखता है कि आपने कितनी मेहनत की। वो ये नहीं देखता कि आपने पूरी किताब पढ़ी है कि नहीं, वो सिर्फ ये देखता है आपने पूरी लगन से पढ़ाई की है कि नहीं, और दूसरे माता पिता जो आपको सपोर्ट करते हैं। तो मुझे हमेशा ध्यान था कि एक तो पापा का सपोर्ट है और दूसरा ईश्वर का, और मैं अवश्य ही बन जाऊंगी। और देखिए कि आज मैं MBBS करी, फिर उसके बाद एम्स का जब लक्ष्य था मैंने लिया तो उस समय आरजेकर मेडिकल कॉलेज से समझ लीजिए एक सपने की तरह था। वहां से बड़े कम ही लोग थे जो एम्स में पहुंच पाते थे। उस समय भी मेरे पिताजी ने कहा कि अगर तुमने लक्ष्य ठाना है और अगर तुमने ये मन में ठान लिया है कि तुम्हें बनना है और वो भी एम्स से करना है तो तुम अवश्य ही करोगी। उस समय मेरा रैंक थोड़ा पीछे रह गया और मुझे दूसरा ब्रांच मिला, और एक बार एम्स में ब्रांच मिलने के बाद मन में बड़ी कसक सी रहती है कि अच्छा अगर मैं इसे छोड़ूंगी तो वापस से रैंक आ पाएगी कि नहीं। उस समय भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहा और मार्गदर्शन रहा। उन्होंने कहा कि तुम उसे छोड़ दो, और मैं कह रहा हूँ कि तुम अवश्य ही जो चाहती हो तुम्हें मिलेगा। और मैं आई सर्जन बनी वहां से, पूरी की पूरी मैं उसका श्रेय अपने फादर को देना चाहती हूँ। मेरी जो बेसिक शिक्षा रही है, मेरी माता जी का हमेशा ये कहना था, क्योंकि ग्रामीण अंचल में ये होता है कि बेटियों को जल्दी ब्याह कर दिया जाता है और उन्हें पराए घर में भेज दिया जाता है। तो हम 3 बहनें थे, तो माँ हमेशा ये कहती थी
मेरी बेटी कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगी, चाहे वो स्वयं खुद उनका पति ही क्यों ना हो। मेरी बेटी आत्मनिर्भर रहेगी। आज उनकी देन है, हमारा जॉइंट परिवार है और यहाँ से जितनी भी बेटियां हैं सारी आत्मनिर्भर है। और आज एक उदाहरण बन के हमारे समाज की जितनी भी बेटियां उन्हें बता रही हैं कि आप में कोई कमी नहीं है, आप अगर मेहनत करेंगे तो आप स्वयं आत्मनिर्भर रहेंगे और ना जाने कितने लोगों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद भी करेंगे। बेटे थोड़ा सा पीछे हैं, फिर भी मैं उन्हें बोलना चाहूंगी, शॉर्टकट अगर आप अवॉइड करें और हमेशा एक शेड्यूल को फॉलो करें, जिस तरीके से खाना खाना इंपॉर्टेंट है, नहाना इंपॉर्टेंट है और बाकी सारी चीजें हैं, उसी तरीके से पढ़ाई भी इस एज ग्रुप में बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को ताजुब होगा जान के, मैं अभी भी पढ़ती हूँ क्योंकि पढ़ाई की कोई एज नहीं होती। जब भी मैं क्षेत्र में घूमती हूँ और मैं कोई पेशेंट देखती हूँ और मुझे लगता है ये थोड़ी अलग सी बीमारी दिख रही है, तो मैं सारी चीजों के बाद, क्षेत्र में घूमने के बाद घर पे बैठ के फिर मैं पढ़ती हूँ उसे, उसका क्या ट्रीटमेंट है, आउट ऑफ इंडिया, अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स में उसका क्या इलाज चल रहा है। और मैं यही आप लोगों को भी कहना चाहती हूँ, आप जो भी पढ़ते हैं वो कभी खराब नहीं जाता, कभी व्यर्थ नहीं जाता। हमेशा आगे बढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। और ये जो छोटा सा मैं आप लोगों के लिए गिफ्ट ऑफ टोकन लेकर के आई हूँ, ये आप लोगों का उत्साहवर्धन करने के लिए, प्रोत्साहन के लिए कि इस बार जो परसेंटेज आए हैं अगली बार इससे भी बेटर करना है आप लोगों को। आप लोग हमारे विधानसभा का आन बान और शान है और इसी तरीके से आप लोग मुस्कुराते रहिए। कल हेल्थ सेक्टर में हम लोगों ने कैंप लगाया है जिसमें एम्स के हमारे कुछ बैचमेट्स हैं, उन्हें भी रिक्वेस्ट करके बुलाया है। काफी दूर दूर से डॉक्टर्स आ रहे हैं। आप सभी लोग जिनको भी जरूरतमंद है, अगर वो वहां पहुंचेंगे और उनका इलाज होगा तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। और मैं चाहती हूँ कि हमारे भी बच्चे जिन्होंने यहाँ सपना देखा है डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का, साथ में रॉकेट उड़ाने का, साइंटिस्ट बनने का, डिफरेंट प्लैनेट्स पे जाने का, उन सबके सपने अवश्य ही पूरे होंगे। लेकिन बिल्कुल इसी तरीके से मेहनत और लगन के साथ आप लोगों को आगे बढ़ना है। जय भीम, जय समाजवाद, जय भारत आपका। और मैं इवन फ्यूचर में चाहती हूँ कि आप सब में से भी बहुत सारे लोग जो हैं पढ़े लिखे वो पॉलिटिक्स में आए, क्योंकि आप अगर फॉरेन कंट्रीज में देखेंगे तो वहाँ पे जो जिस विभाग का मंत्री होता है उसको उस विभाग के बारे में पूरी जानकारी होती है। अगर फार्मर डिपार्टमेंट का अगर वो मिनिस्टर है तो उसे फार्मर किसानों के बारे में और उसके बारे में उसने स्टडीज की होती है और सब कुछ उसे पता होता है। अगर कोई फाइनेंस का मिनिस्टर होता है तो उसे इकोनॉमिक्स के बारे में सब कुछ पता होता है, जिससे क्या होता है कि आप किसी भी चीज को प्रॉपर तरीके से चला सके। अभी तक की जो पॉलिटिक्स की डेफिनेशन रही है वो सिर्फ यही रही है, जिसे मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, लेकिन अब धीरे धीरे पॉलिटिक्स की डेफिनेशन चेंज हो रही है, पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं और जिसकी वजह से क्या होगा, जैसे स्वास्थ्य विभाग में क्या बदलाव है, एक डॉक्टर सबसे अच्छे से समझ सकेगा, ना कि कोई और व्यक्ति जिसे इसके बारे में कुछ पता ना हो, जिसे बीमारियों के बारे में पता ना हो। जिस तरीके से कोरोना काल में जो चीजें हुई, उस समय मैं आईसीयू में एज अ डॉक्टर काम कर रही थी, वहां मैंने 12-12 घंटे, 14-14 घंटे पीपीई किट में ड्यूटी की है और उस दौरान मैंने देखा है कि अस्पताल में किन चीजों की कमी हो रही थी और इसे किस तरीके से ऊपर से मतलब प्रशासन के तौर पे और साथ में सरकार के तौर पे मैनेज किया जा रहा था। तो मुझे लगता है कि अगर हमारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और बाकी सारे विभाग के लोग अगर पॉलिटिक्स में आते हैं तो एक बहुत बड़ा बदलाव होगा, क्योंकि पॉलिटिक्स से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप लोगों के भविष्य का निर्माण करती है। पिछले 15 सालों में क्या कोई हेल्थ कैंप लगा है? आज 3 महीने हुए हैं मुझे और इतना बड़ा कैंप लगने वाला है जिसमें 2-3 नहीं 12 से ऊपर डॉक्टर्स आने वाले हैं। ये आपके सामने सबसे बड़ा उदाहरण है कि एक डॉक्टर अगर आपके यहाँ पे विधायक बनी है तो इसका ये बेनिफिट है कि जिन लोगों को दिल्ली जाना पड़ता, एम्स जाना पड़ता और शायद इतनी अपॉइंटमेंट्स लेनी पड़ती, आज उनके घर के बाहर एक कैंप लग गया है जिससे वो हर बीमारी और हर विभाग का जो है यहाँ पे दिखा सकते हैं और आगे भी जो भी बेटरमेंट्स रहेंगी हेल्थ रिलेटेड उसको किया जाएगा। बट इसके बारे में सबको तो नहीं मालूम है ना, मतलब अब इसको आप लोग जागरूक करेंगे ना, आप लोग सब लोग मिल करके उसको जागरूक करेंगे। टाइम बताया गया है, सबके पास आजकल मोबाइल है, सबके पास सोशल मीडिया है
और ये इन्फॉर्मेशन हर जगह पे इसको दी जा रही है। मे बी अभी आप तक नहीं पहुंची होगी, लेकिन काफी लोगों तक पहुंच गई है। ठीक है, और आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है कि ज्यादातर लोगों को ये इन्फॉर्मेशन दें कि कल हेल्थ कैंप है, जिसमें जो भी हमारे लाभार्थी हैं वो वहाँ पे पहुँच करके उसका फायदा